जापानीज़ कंपनीज़ इस टाइम बहुत वर्कफ़ोर्स हायर कर रही हैं आउट ऑफ जापान। क्यूए को कितनी सैलरी मिल सकती है जापान में? जापान में स्पेशली जावा और सेलेनियम का यूजेस थोड़ा कम है। वहाँ पे आजकल जो नए टूल्स आ रहे हैं जैसे प्लेराइट है या फिर जेस्ट है फॉर दैट मैटर टेस्टिंग का फ्रेमवर्क, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। नॉर्मली अगर मैं इंडिया में हूँ और अगर मुझे जापान में जॉब चाहिए तो मैं वो कैसे अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकता हूँ फिर? एक्चुअली जापानीज़ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी आपको फायर नहीं कर सकती। हमको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है अगर हम लोग को इंटरव्यूज़ क्रैक करना है जापान के लिए तो? फॉर अ सीनियर क्यूए 5 टू 6 टू 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 4 से 5 राउंड तो आपके होंगे, एटलीस्ट 4 तो होंगे। व्हाट आई हैव सीन इन जापान कोडिंग राउंड फॉर अ क्यूए डज़ नॉट गो बियॉन्ड स्ट्रिंग्स एंड अरेज़, वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। नॉर्मली अभी हम लोग ले-ऑफ्स के बारे में बहुत न्यूज़ सुन रहे हैं इंडिया में। तो जापान हुँ। में भी ले-ऑफ हो रहे हैं क्या? अगर वो समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं एंड यू आर बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, बट आप उनकी कंपनीज़ की स्किल के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाएँगे। सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए क्या बेटर है, इंडिया या फिर जापान? आज पढ़ना स्टार्ट किया और आपका कोई करियर पाथ या फिर गोल नहीं है कि आपको पहुँचना कहाँ है, आप सिर्फ़ कर रहे हो। अब आज सोचते हो कि यार मैं जावा पढ़ लूँ, कल सोचते हो मैं पाइथन पढ़ लूँ, तीसरे दिन सोचते हो कि यार अब प्लेराइट बहुत अच्छा चल रहा है, चौथे दिन सोच रहे हो साइप्रस मार्केट में है, तो आप 4 दिन अलग-अलग चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आप कहीं कहीं से कुछ नहीं ले पाओगे। क्या डिफरेंस है इंडिया में काम करने का और जापान में काम करने का? तो डेव्स और क्यूए की सैलरी में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। वर्क लाइफ बैलेंस कैसा था जब आप जापान में काम कर रहे थे तभी? एक तो जापान का वर्क कल्चर ग्लोबली बहुत फेमस है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशंस बहुत हैं। तो एक लेवल के बाद अगर आप काम करते हो या आप डेली नाइट शिफ्ट्स करते हो या आपके ओवरटाइम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ता है या गवर्नमेंट कंपनी से पूछ सकती है कि भई ये एम्प्लॉयी क्यों इतना काम कर रहा है या आपकी एम्प्लॉयी इतना ओवरटाइम क्यों कर रहे हैं। सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार जॉब्स की कमी है, कॉल्स नहीं आ रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बट अगेन मेरा तो क्वेश्चन सिंपल लोगों से बहुत डायरेक्टली यही होता है कि आर यू रेडी? क्योंकि ऑब्वियसली जॉब की कमी है। तो 100 एप्लीकेशंस में अगर आप पे 3 कॉल भी आती हैं, तो आप क्या 3 कॉल में इतने कॉन्फिडेंट हो कि किसी एक को क्लियर कर पाओ? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट थे, इनका नाम है प्रतीक, जिनको 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और ये इंडिया और जापान दोनों में काम कर चुके हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जॉब चाहिए जापान में, तो आप इंडिया से कैसे ढूँढ सकते हो? फिर क्या रेंज ऑफ सैलरी है, एक क्यूए को मिल सकता है जापान में कंपेयर टू इंडिया? फिर क्या स्किल रिक्वायर्ड है क्यूए के लिए जापान में? तो सबसे पहले हम लोग प्रतीक के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू प्रतीक। थैंक यू सिद्धार्थ फॉर द इन्विटेशन पॉडकास्ट के लिए एंड आई एम लूकिंग फॉरवर्ड टू इट। जैसा आपने बताया, यस मेरे को 8 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है क्यूए एंड क्यूए रिलेटेड फील्ड में। करंटली मैं एक जापान की सी2सी मार्केटप्लेस कंपनी में एज़ अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यूए काम कर रहा हूँ। मैंने उनके जापान ऑफिस में भी काम किया है, मैं उनके इंडिया ऑफिस में अभी एट प्रेज़ेंट काम कर रहा हूँ। और हाँ, बात करते हैं, देखते हैं कैसा सब रहता है। आई होप कि हम कुछ हेल्प कर पाएँ लोगों की इस पॉडकास्ट के थ्रू। वो किसी को स्विच करना है, किसी को कुछ ज़्यादा जानना है क्यूए रिलेटेड फील्ड के बारे में, सो हाँ, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतीक, आप ये बताओ कि आपने क्यूए ऐसा करियर क्यों चूज़ किया? अगर मैं सच बोलूँ तो क्यूए एज़ अ करियर तो कभी ऑप्शन में नहीं था मेरे। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं आई वाज़ लुकिंग टुवर्ड्स डेवलपर्स रोल कि क्योंकि वही होता था, आप सब सुनते रहते हो कि आईटी में है या सीएस में है, तो आप जाते हो, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो, फिर आप सोचते हो कि ठीक है यार डेवलपर बनेंगे, सर्विस बेस में जाएँगे। तो उस तक तो ना कभी क्यूए सुना था, ना क्यूए रिलेटेड फील्ड्स के बारे में सुना था। तो फिर मैं कॉलेज प्लेसमेंट में बैठा, मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ। वहाँ मेरे को क्यूए टीम में काम करने का मौका मिला और वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने देखा कि अच्छा क्यूए एक्चुअली में क्या होता है, क्यूए टीम कैसे फंक्शन करती है, क्यूए के एक्चुअली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और वो कैसे किसी एक प्रोडक्ट में या सर्विस में या जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड कर पाती है। तो वैसा था एक मेरा, मैंने वहाँ पे 4 साल काम किया। फर्स्ट 2 इयर्स तो समझने में ही लगा कि अच्छा फ़ील्ड क्या है, लोग काम कैसे करते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, एक-दूसरे से कैसे बात की जाती है, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह, प्रोसेसेस वगैरह यूज़ होते हैं।
फिर धीमे-धीमे पता चला कि अच्छा इसमें भी एक बहुत एक्सप्लोर्ड करियर है, काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं, डिमांड है, उस हिसाब से फिर अपनी स्किल सेट पे काम करना शुरू किया, कुछ इम्प्रूवमेंट करना शुरू किए और फिर वहाँ से एक अंदर आप बोल सकते हो कि कीड़ा जागा कि यार नहीं ये फील्ड में भी बहुत कुछ करने का है, बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें कर सकते हो आप इसमें, बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हो। डेवलपर वर्सेस क्यूए तक लिमिट नहीं है यहाँ पे ये, आप उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो और बहुत चीज़ें कर सकते हो। तो हाँ, वहाँ से फिर मेरे को एक लगा कि नहीं इस फील्ड में एक करियर बनाया जा सकता है, जो काफ़ी अच्छा होगा, अमेज़िंग होगा, तो वैसे स्टार्ट किया। तो प्रतीक, फिर आप ये बता सकते हो क्या कि आपको कैसे चांस मिला फिर जापान में जाने का? हाँ, तो एक्चुअली मैं ड्यूरिंग कोविड टाइम्स जब इंडिया में कोविड था तब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा मी टाइम मिला जिसे मैं बोलूँगा जिसमें मैं घर से काम कर सकता था, अपना ऑफ़िस का काम मैनेज कर सकता था। फिर वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, रिव्यूज़ देखने स्टार्ट किए, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ सीनियर्स से हेल्प ली जो ऑलरेडी स्विच कर चुके थे या जो ऑलरेडी स्विचिंग के प्रोसेस में थे या जो सीख रहे थे कि कैसे किया जा सकता है। तो वहाँ से एक आइडिया मिला अपनी स्किल्स पे काम करने का कि करंट मार्केट डिमांड क्या है, क्यूए की और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कैसे इस फील्ड के और अंदर जाया जाए एक लेवल। फिर स्टार्टअप वर्सेस जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ होती हैं, उसमें क्या डिफरेंशिएशन रहता है, उसमें क्यूए स्पेसिफिक रोल की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सबको थोड़ा इन डिटेल जानना, समझना शुरू किया। फिर एक इंटरव्यूज़ प्रोसेस स्टार्ट किए। तो वाया लिंक्डइन ही मैंने मोस्टली एप्लीकेशंस अपनी सेंड की थी। और फिर एक जापान की ही एक रोबोटिक्स कंपनी थी, उन्होंने मुझको रीच आउट किया और फिर वहाँ से हमने एक इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट किया। 6 टू 7 राउंड्स का इंटरव्यू प्रोसेस था। फाइनल में आते-आते दे टोल्ड मी दैट आपको जापान आना पड़ेगा इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, सो आई सेड हाँ, आ सकते हैं। मेरे लिए भी नया था एक डिसीजन बनाना, फिर एक ग्लोबल एक्सपोज़र था, एक चीज़ें थी समझ में कि बहुत कुछ चल रहा था ना एज़ अ क्यूए भी आप देखते हो कि यार इंडिया में क्या स्कोप होगा, बाहर क्या स्कोप होगा, क्या चीज़ें होंगी, एक चीज़ समझ में आएगी। तो वैसे करके मेरे को मौका मिला, फिर मेरा वहाँ इंटरव्यू क्लियर हुआ, फिर मैं जापान में गया, फिर मैंने जापान में काम किया। बट अगेन आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं ये यहाँ पे बता दूँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मेरा इंटरव्यू था, वो प्योरली मैंने अपनी स्किल्स जो क्यूए स्किल्स हैं उसके बेसिस पे ही निकाला है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बेसिस पे ही निकाला है। तो वहाँ एक कोडिंग राउंड इनिशियली शॉर्टलिस्ट करने के लिए बट उसके बाद जो था वो प्रोसेस बहुत अमेज़िंग था। क्यूए और क्यूए रिलेटेड ही राउंड्स थे जो आपकी बेसिक और कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स को टेस्ट करते हैं। इसीलिए मैं किसी से बात भी करता हूँ या जूनियर्स को भी सजेशन देता हूँ तो या कभी लिंक्डइन पे भी लिखता हूँ या कभी हमारे डिस्कशंस होते हैं, तो मेरा एम्फेसिस हमेशा उनकी स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स पे ही होता है कि वो स्ट्रॉन्ग करो। तो ऐसा था सिद्धार्थ। करेक्ट। और ये पहले से डिसाइड नहीं था करेक्ट कि जापान लोकेशन के लिए, ये बाद में डिसाइड हुआ इंटरव्यू प्रोसेस के बाद? हाँ, ड्यूरिंग द इंटरव्यू डिसाइड हुआ क्योंकि उनका एक ऑफ़िस बैंगलोर में भी था, बट वो भी एक स्टार्टअप कंपनी थी एंड वो एक्सपैंड कर रहे थे जापान रीजन में। और दूसरा मेरा प्रोडक्ट क्योंकि रोबोट्स था, तो उनको हैंड्स ऑन आप एज़ अ क्यूए आप मोस्टली जब किसी प्रोडक्ट पे काम करते हो, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार आप उसको यूज़ करो, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअली आपका काम क्या है। ठीक है, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, आप प्रोडक्ट पे समझ सकते हो, सिम्युलेटर्स होते हैं आपकी हेल्प के लिए, बट एक एक्चुअल जब इंटीग्रेशन किसी यूज़र के वेयरहाउस में होगा या फिर एक्चुअल यूज़र उसको यूज़ करेगा, तो एक डिमांड होती है कि एक्चुअली में आप उसको अगर टेस्ट करो तो आप और प्रोडक्ट के आप ज़्यादा क्लोज़ली रिलेट भी कर पाओगे। तो वो रीज़न की वज़ह से फिर उनका जापान का ऑफ़र था, मैंने भी समझा कि अच्छा ठीक है, कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर ट्राई किया और गए, काफ़ी मज़ा आया। तो फिर एक नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग अभी स्टार्टअप की बात करते हैं तो रिस्क भी होता है अगर एक स्टार्टअप में, तो आपने तो स्टार्टअप भी चूज किया और लोकेशन भी अलग चूज किया, तो हाँ, कुछ हाँ। रीजन था क्या कि दोनों स्टार्टअप भी चूज करने का और जापान लोकेशन भी आपने सोचा चलो हम लोग एक बार जाके देखते हो? ये बहुत मतलब अमेज़िंग क्वेश्चन है सिद्धार्थ क्योंकि ये ना सबसे बड़ा आप बोलो कि जो रिसर्च पॉइंट की स्टार्टिंग थी वो यही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक मैं स्टार्टअप में काम करता हूँ जो कि इंडिया में है या बैंगलोर या हैदराबाद में है।
आपको पता होता है कि अच्छा स्टार्टअप एग्ज़िस्ट करती है कि नहीं करती है, कितने लोग काम करते हैं, कैसा काम का कल्चर है और फिर उन चीज़ों पे आप थोड़ा रिसर्च करते हो, अपने ग्रुप्स में डालते हो। यहाँ पे कंट्री अलग थी, तो एक पहला क्वेश्चन तो यही था कि यार क्या पता कंपनी एग्ज़िस्ट करती भी है कि नहीं करती है? इन केस करती है तो कैसे वर्क कल्चर है, कैसा सिनेरियो है, सब चीज़ डिफरेंट रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो बट यहाँ से ना क्यूए का थोड़ा एक्सपीरियंस काम आया मैं ऐसा बोलूँगा क्योंकि जब आप क्यूए करते हो तब आपको आदत होती है पढ़ना, लिखना, रिसर्च करना या तो प्रोडक्ट के बारे में या फिर अलग सिनेरियोज़ ढूँढना। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने काम करना शुरू किया। लिंक्डइन पे वहाँ के इंजीनियर्स को रीच आउट करना शुरू किया, उनसे थोड़ी पूछना शुरू किया कि कल्चर कैसा है, कैसे प्रोडक्ट पे काम करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या एक्सपोज़र रहेगा, करियर प्रोग्रेशन कैसा होगा, कुछ उस डायरेक्शन में। फिर जापान से रिलेटेड वीडियोज़ क्योंकि वो भी एक कल्चरल शिफ्ट था बहुत बड़ा, तो वहाँ की कंट्री की कल्चर को, उनके वैल्यूज़ को पहले से अंडरस्टैंड करना ताकि एक ना मेरे को शॉक ना लगे वहाँ पहुँच के कि यार सब कुछ अलग हो गया, बहुत अलग हो गया। तो एक माइंडसेट वो बनाना था। थर्ड पॉइंट था कि मैं कोविड में ट्रैवल कर रहा था, तो कोविड में वहाँ क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे, वहाँ कैसी चीज़ें होंगी क्या प्रोटोकॉल्स वहाँ फॉलो होंगे, इतना ट्रैवल हम करेंगे कैसे, कैसी चीज़ें डिफरेंट होंगी, गोइंग फ्रॉम इंडिया, लैंडिंग इन जापान, वहाँ पे सारा प्रोसेस पूरा डिफरेंट, उसके बारे में रिसर्च करना काफ़ी हेल्प मिली। तो ये चैलेंजेस थे इन टर्म्स ऑफ लाइक लॉजिस्टिक्स मैं बोलूँगा या फिर करियर प्रोग्रेशन के लिए। काम करने में चैलेंजेस येस ऑफ कोर्स वो भी बहुत थे क्योंकि आई वाज़ द फर्स्ट क्यूए देयर जो उन्होंने हायर किया था और जब तक मैंने जॉइन किया था दे हायर्ड 3 मोर क्यूएस तो हमारी एक 4 लोगों की टीम थी और हमने उनका पूरा क्यूए प्रोसेस को सेटअप किया कि कैसे एक क्वालिटी कल्चर बिल्ड किया जाए विद एन ऑर्गेनाइज़ेशन। समझा कि क्या-क्या शॉर्टफॉल्स हैं, क्या-क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, कैसे प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में क्यूए को इंटीग्रेट किया जाए, कैसे देखा जाए कि कहाँ पे कुछ कमी लगती है, कहाँ पे रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे रिस्क को मिटिगेट करना है, क्या प्रोसेसेस इम्प्रूव कर सकते हैं आरओआई को, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट कितना टेस्टेड है, कितनी टेस्टिंग की ज़रूरत है, अ, अभी क्या प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, एक फॉर्मेट में लाना, टेस्ट केसेस लिखना, वैल्यूज़ बनाना, सारे स्टेक होल्डर्स को समझाना कि अच्छा क्यूए ऐसे-ऐसे काम करेगा। तो चैलेंजेस तो थे, बट वहाँ से मैं ये बोलूँगा जब आप उस एक बार आप उस प्रोसेस में चले जाते हो ना, तब आपका करियर प्रोग्रेशन का शूट अप बहुत तेज़ होता है, क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ चैलेंज फेस करते हो और जब आप डेली कुछ ना कुछ चैलेंज फेस करते हो, तो आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ज़रूरी नहीं है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब हिट हो जाएगा और सब सेट हो जाएगा और एकदम सारे टेस्ट केसेस रन हो जाएँगे और एकदम वैल्यू एकदम से ऐड हो जाएगी। ओवर द टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप उसके साथ सीखते बहुत हो और जब आपको लगता है, जब आप देखते हो कि यार हाँ, जो आपने काम की, जो आपने मेहनत की है, उस हिसाब से जब आप पहले से कंपैरिज़न कर रहे हो और देख रहे हो कि कंपनी में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, प्रोडक्ट अब थोड़ा ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, तो फिर आप समझते हो कि हाँ यार, ऐसे-ऐसे हम कर सकते हैं, तो वैसे ही सब था। तो यहाँ पे बेसिकली 3 रिस्क थे, स्टार्टअप भी था, लोकेशन भी अलग था और आप फर्स्ट क्यूए थे। फर्स्ट कीवर्ड है। हाँ, प्रतीक, आपने अभी कल्चरल डिफरेंस के बारे में बात की, तो आप ये बता सकते हो क्या कि क्या डिफरेंस है एक इंडिया में काम करने का और जापान में काम करने का? अम, हाँ, मैं अच्छा ये एक बता दूँ कि वो टिपिकल जापानीज़ कंपनीज़ नहीं थी, तो जो आप इंटरनेट पे देखते हो कि जापानीज़ कंपनी का एक वर्क स्टाइल क्या होता है, तो वैसा नहीं था। इट वाज़ मोर ऑफ अ ग्लोबल वर्किंग एनवायरनमेंट और अभी मैं जिस कंपनी में हूँ, मेरिकरी में, वो भी ग्लोबल वर्किंग एनवायरनमेंट पे है। तो फ्लोर लैंग्वेज जापानीज़ और इंग्लिश का मिक्स होता था, तो एक लैंग्वेज इश्यू कुछ एक हद तक सॉल्व हो गया था। प्लस जब आप ग्लोबल कम्युनिटी के लोगों के साथ काम करते हो, तो हर किसी का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। हर किसी का किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो वहाँ से आप सीखते हो कि अच्छा आप एक प्रॉब्लम को आप इस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, बट दूसरा बंदा उसे दूसरे तरीके से अप्रोच कर रहा है। तो वहाँ पे आपको समझ में आता है कि अच्छा इसके और भी रीज़न्स हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, और भी वेज़ हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम को देखने के, उसको सॉल्व करने के। तो वहाँ से भी आपकी एक लर्निंग होती है। प्लस कुछ ना कुछ कोई ना कोई बंदा अपने साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ लेकर आता है। तो आप उससे भी सीखते हो, वेदर इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन वो है या वेदर इन टर्म्स ऑफ वो मैनुअल टेस्टिंग में है या वेदर इन टर्म्स ऑफ कोई दूसरी तरीके का ही
उसका करने का तरीका है जो कि ज़्यादा रिजल्ट्स दे पा रहा है, तो वो एक डिफरेंस तो होता है। प्लस जब आप ग्लोबल एनवायरनमेंट में काम करते हो, वहाँ पे आपको एक तरीका पता होता है कि किस तरीके से प्रोसेस फॉलो होगा, कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा होता है, आइडिएशंस पे बहुत ज़्यादा बात होती है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है, ये डिफरेंस तो मुझे लगा। प्लस अगर मैं टेक्निकल वाइज़ चले जाऊँ, तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक पीआर रेज़ करते हो, उसके जो रिव्यूज़ होते हैं, आपको दूसरा बंदा समझ में आता है कि अच्छा यहाँ निटपिकिंग हो रही है या उसने कुछ तरीका बताया है जो ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अ, हो रही है, ये ज़्यादा चीज़ें हम इसमें अच्छे से ऐड कर पा रहे हैं, तो वो एक डिफरेंस भी रहता है, मतलब कल्चरली डिफरेंस रहता है। प्लस जापान में मैंने देखा है कि जो लोग हैं, उनको एक-दूसरे के लिए बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। तो अब आपके वैल्यूज़, आपके टाइम, आपके काम को दे एप्रिशिएट टाइम टू टाइम, ताकि एक वो मोटिवेशन रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हाँ, डिफरेंस मैंने देखा है। और नेक्स्ट क्या होता है, जब हम लोग इंडिया से जाते हैं बाहर के लोकेशन में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा भी काम करते हैं। ऐसा लगता है कि अभी तो 1-2 साल काम करना है, उससे ही हम लोग कंपनी में सेटल हो सकेंगे। तो आप ये हुँ। बता सकते हो क्या कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा था जब आप जापान में काम कर रहे थे तभी? सो जापान का सिद्धार्थ कैसा है कि उनके गवर एक तो जापान का वर्क कल्चर ग्लोबली बहुत फेमस है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशंस बहुत हैं। तो एक लेवल के बाद अगर आप काम करते हो या आप डेली नाइट शिफ्ट्स करते हो या आपके ओवरटाइम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ता है या गवर्नमेंट कंपनी से पूछ सकती है कि भई ये एम्प्लॉयी क्यों इतना काम कर रहा है या आपकी एम्प्लॉयी इतना ओवरटाइम क्यों कर रहे हैं। तो कंपनी, एम्प्लॉयी और गवर्नमेंट तीनों इस लूप में आंसरेबल हैं। तो रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप ओवरटाइम नहीं करें। प्लस वहाँ पे पूरे साल में एक 5 छुट्टी लेना आपके लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। अगर आप नहीं लोगे तो आपको एचआर की तरफ से पुश आएगा कि आप छुट्टी लो, आप छुट्टी पे जाओ। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मेंटेन्ड रहता है, एटलीस्ट जिन 2 कंपनी में मैंने काम किया, मेरी करंट कंपनी और मेरी प्रीवियस कंपनी, उसमें बहुत ऐसा था और जहाँ तक मैंने सुना है कि यूजुअली जापानीज़ कंपनीज़ ऐसा ही प्रोसेस फॉलो करती हैं। थर्ड, आपको मैनेजर्स इतना पुश नहीं करते हैं, आपके वीकडेज़ में आपका काम रहता है बट आपके वीकेंड्स में आपको कोई ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। जापान एक बहुत प्लान्ड कंट्री है। प्लानिंग इन द सेंस उसके लोग इवन जो पर्सनल मीटअप्स होते हैं उसके लिए भी कैलेंडर इनवाइट्स और वो पहले से ही सब प्लान करके रखते हैं। तो उस वे में ना आपको अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम आता है तो ऑब्वियसली आपको पहले से बताया जाएगा, आपको पहले से कह दिया जाएगा, ये एक हिंट दे दी जाएगी कि मेबी शायद आपको जाना पड़े या आप रेडी रहना या कॉल हो सकती है। अदरवाइज़ आपको वीकेंड्स में कोई पुश नहीं करता कि आपको ये काम करना है या ये रह गया है। दे अंडरस्टैंड कि अगर आपने कोई चीज़ बोली, आपने एक चीज़ कमिट करी कि मैं एक्स काम को 3 दिन में कर दूँगा। बट 3 दिन में आपका जब स्टेटस अपडेट आया तो आपने कोई रीज़न बताया कि यार मैं इस रीज़न से था एंड आई वोंट बी एबल टू डू इट, आई नीड वन अनदर डे। तो उसको बहुत लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, आप कर सकते हो नेक्स्ट डे में। तो उनका क्या है कि अगर आप उनको टाइमली स्टेटस देते रहते हो विद रीज़न्स तो दे आर वेरी फाइन विद इट। तो वहाँ पे इतना पुश नहीं आता है। तो उस तरीके का वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। और प्रतीक ये बता सकते हो क्या कि क्यूए को कितनी सैलरी मिल सकती है जापान में? अम, सिद्धार्थ ये थोड़ा वेरीड है कि कितनी मिलेगी, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, स्किल्स आपकी कैसी हैं, क्या स्किल्स या फिर बैकग्राउंड कितने एक्सपीरियंस से आप आ रहे हो, कैसे आपने काम किया है, तो बहुत अकॉर्डिंगली वहाँ पे चेंज होता रहता है। मैं मिनिमम पे बात कर सकता हूँ कि मिनिमम बार जो है, तो अगर आप 4 इयर्स की एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियसली आप कहीं 5 से 5.5 मिलियन जापानीज़ येन पे जा सकते हो। और फिर जैसे-जैसे आप वहाँ पे ग्रो करते हो, उस हिसाब से आपका प्रोग्रेशन होता रहता है। अगेन वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, क्योंकि वो एक सेट स्केल नहीं है कि इतना ही है या ऐसा ही है। बट पैरिटी वाइज़ अगर आप बात करोगे तो जितना मैंने देखा है, तो डेव्स और क्यूए की सैलरी में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उ उस एक टर्म पे, तो वैसा रहता है। करेक्ट। इंडिया में नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि शायद क्यूए कम में रहता है और डेवलपर थोड़ा ज़्यादा में होता है। हम लोग को डिफरेंस ज़्यादा दिख जाता है इंडिया में। हाँ, मैं ये बात को शायद 4 या 5 साल पहले शायद रिलेट कर पाता, बट अभी जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ इंडियन मार्केट में जिस हिसाब से क्यूए कंट्रीब्यूट कर रहा है या जिस हिसाब से आपकी स्किल्स की वैल्यू हो रही है, तो सैलरीज़ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा
हो रही हैं और मे बी इन फ्यूचर वो शायद पैरिटी और क्लोज हो जाए। जो मैं आई आई विश कि वो रहे ऐसा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि व्हाई दे लुक कि क्यूए डिफरेंट हैं, डेवलपर्स डिफरेंट हैं, या मे बी उन पे ज़्यादा नॉलेज होगी, क्यूए पे कम नॉलेज होगी, या मे बी वो ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, हम थोड़ी कम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से कम्युनिटी यहाँ ग्रो कर रही है, लोग खुल के बात कर रहे हैं, लोग समझा रहे हैं कि क्यूए का रोल क्या है। मैं लिंक्डइन पे भी देखता हूँ, बहुत फॉलो करता हूँ लोगों को, ग्रुप्स को, लोगों को, तो समझ में आ रहा है कि हाँ, शायद वो गैप अब यहाँ कम हो रहा है धीमे-धीमे और हो भी जाएगा। पर क्योंकि हम लोग सैलरी की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या रेंज ऑफ सैलरी है क्यूए को इंडिया में मिल सकती है अभी? अम, यार थोड़ा टफ होगा, बट अगेन मैं अगर जैसे जितना मैंने रिसर्च किया था कि कैसे क्या समझ में आता है, तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप 7 to 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस हो और आप अच्छा स्किल सेट अगर आप देख रहे हो एंड यू आर लाइक वेरी मच, आपके इंटरव्यूज बहुत अच्छे गए हैं, आपके स्किल्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हैं, और आप इंटरव्यू में कंपनी को ये बता पा रहे हो कि जब आप आओगे और कितनी वैल्यू आप करंट प्रोसेसेस में ऐड कर सकते हो, या आप उनके प्रोसेस में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरे ख्याल में शायद 30 to 40 के बीच में आपको मिल जाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जितना मेरा आइडिया है। तो प्रतीक, नॉर्मली अगर मैं इंडिया में हूँ और अगर मुझे जापान में जॉब चाहिए, तो मैं वो कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ फिर? यहाँ दो तरीके हैं सिद्धार्थ। अ, मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस कंट्री में, वहाँ पे क्यूए का कैसा एक्सपोज़र है। जहाँ से आप जा रहे हो वहाँ पे क्यूए का कैसे एक्सपोज़र है, क्योंकि वो डिफ़रेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको अगर आप प्रोडक्ट में काम कर रहे हो या सर्विस में भी काम कर रहे हो, तो आप किसी चीज़ को कैटर कर रहे होगे। अगर प्रोडक्ट है, तो वो कस्टमर्स को कैटर कर रहा होगा, सर्विस है, किसी क्लाइंट को कैटर कर रहा होगा, और कस्टमर्स और क्लाइंट्स भी डिफरेंट होते हैं कंट्री टू कंट्री। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जापान के कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे जब मैं रोबोटिक्स कंट्री में था, रोबोटिक्स वाली कंपनी में था, तब मेरे को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक्चुअली हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो वेयरहाउसेज़ हैं, उनकी डिमांड क्या है, किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। वो एक समझना बहुत इम्पोर्टेंट वाली बात थी। प्लस जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, जो कि सी टू सी मार्केट प्लेस है, यहाँ पे बाय एंड सेल करते हैं हम, तो उसमें भी बहुत समझना बात है कि जापानीज़ कस्टमर उसको कैसे लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी जो जिस कंपनी में मैं हूँ, उनका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो और वहाँ पे कस्टमर उसे खरीद सकता है। इट्स काइंड ऑफ रीसेलिंग, राइट? न्यू प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, सेकंड हैंड भी हो सकते हैं। बट प्रोबेबली शायद इंडिया में अभी सेकंड हैंड प्रोडक्ट का इतना कल्चर नहीं है कि लोग उस पे या तो ट्रस्ट नहीं है, या लोग समझते हैं कि थोड़ा फ्रॉड है या फिर स्कैम है। तो कस्टमर का माइंडसेट बहुत अलग है। वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप जाओगे उस चीज़ को कैसे कैटर करोगे। थर्ड, वहाँ पे एक लैंग्वेज का एक इशू रहेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रेडी हो कोई थर्ड या फोर्थ लैंग्वेज सीखने के लिए, अपार्ट फ्रॉम जो आप अपना काम करोगे ही, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मैं बोलता हूँ कि आप कस्टमर फेसिंग हो, या आप क्लाइंट से विजिट करोगे, या आप लोगों से मिलोगे, फीडबैक लोगे, या आपके जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होंगे या जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे या मार्केटिंग टीम होगी, वो मोस्टली जापानीज होंगे उसमें। तो उनसे बात करना, उनसे समझना, ताकि वो कम्युनिकेशन गैप ना आए। अब आप एक एडेड कॉम्प्लेक्सिटी तो प्रोसेस में नहीं डाल सकते ना, तो उसके लिए आपको वहाँ से एक रेडी होना पड़ेगा कि डू यू रियली वांट टू लर्न अ लैंग्वेज और नॉट? क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं? तो एक वो चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपनी टारगेटेड कंपनीज़ की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जापानीज़ कंपनीज़ इस टाइम बहुत वर्कफ़ोर्स हायर कर रही हैं आउट ऑफ जापान। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी मरकरी में भी हायरिंग हो रही है क्यूए के लिए, ठीक है? तो दे आर लुकिंग फॉर इंजीनियर्स एंड दे आर लुकिंग फॉर स्किलफुल इंजीनियर्स इन टर्म्स ऑफ क्यूए या डेव्स में कैसे भी। तो आप क्या कर सकते हो कि कंपनीज़ की लिस्ट बनाओ कि आपको किन-किन लोगों में टारगेट करना है। उनके प्रोडक्ट को समझो कि क्या चीज़ है, क्योंकि वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर रीच आउट करो। अब रीच आउट के 2 तरीके हैं, आप डायरेक्टली एचआर्स को रीच आउट कर सकते हो, आप कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो, नहीं तो आप आगे एम्प्लॉइज़ को रीच आउट करो कि हे, आई हैव सीन योर प्रोफाइल, देयर इज़ अ जॉब अपॉर्च्युनिटी, एक फॉर्मल तरीके से कि आई वुड बी हैप्पी दैट इफ यू कैन रेफर मी, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। अ, इस तरीके से अगर आप जाओगे, आप टारगेटेड कंपनीज़ को या पर्सन्स को मैसेज करोगे या मेल करोगे, तो आपके चांसेस बढ़ते हैं करने के लिए। और
अगेन अगर आप इंटरव्यूज के लिए आते हो तो यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि वहां पे अ, अगर आप प्रोडक्ट बेस में हो तो आपका एक राउंड होता ही है जिसमें वो पूछते हैं कि आप कैसे वैल्यू ऐड करोगे। अगर आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया है इन केस, तो क्या आपको उसमें चैलेंजेस लगे, क्या चीज आप इम्प्रूव करना चाहोगे। और कंपनी की वैल्यूज जिस पे बहुत ज्यादा जोर होता है, मतलब बहुत ज्यादा फोकस करके रखते हैं कि आप उनकी वैल्यूज के साथ मैप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ जापानीज कंपनी। अगर वो समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, बहुत ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं एंड यू आर बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, बट आप उनकी कंपनीज की स्किल के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो एक्चुअली में आपको कंपनी की वेबसाइट्स पे जाना, समझना क्या कल्चर है, क्या चीज़ वो फॉलो करते हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ है, उनकी वैल्यूज़ को अलाइन करके आप क्या ऐड कर पाओगे, इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो देखिए कितना मतलब इजी है डिफिकल्ट है इंडिया से जापान के कंपनी के लिए अप्लाई करना, कि हो जाता है कि इतना इजी नहीं होता? हो जाता है अगेन। अगर आप रैंडमली मतलब हिट एंड ट्रायल करोगे तो चीज़ें कहीं लैंड नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल ये वैसे ही है जैसे आपने आज पढ़ना स्टार्ट किया और आपका कोई करियर पाथ या फिर गोल नहीं है कि आपको पहुंचना कहाँ है, आप सिर्फ कर रहे हो। अब आज सोचते हो कि यार मैं जावा पढ़ लूँ, कल सोचते हो मैं पाइथन पढ़ लूँ, तीसरे दिन सोचते हो कि यार अब प्ले राइट बहुत अच्छा चल रहा है, चौथे दिन सोच रहे हो साइप्रस मार्केट में है। तो आप 4 दिन अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, तो कहीं कहीं से कुछ नहीं ले पाओगे। सेम आपकी ये कंपनी के लिए भी है। तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट कि आप तो पहले ये सोचो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। फिर सेकंड आप ये सोचो कि कौन सी कंपनीज आपकी उन वैल्यूज या फिर गोल के साथ अलाइन होती हैं। थर्ड फिर आप सोचो कि क्या उनका प्रोडक्ट है, क्या उनकी सर्विस है, कैसे वो केटर करते हैं। फोर्थ फिर आप उनके लोगों को रीच आउट करो, आप एचआर को रीच आउट करो, आप उनके एम्प्लॉयज को रीच आउट करो। अब वो आप वाया लिंक्डइन कर सकते हो या फिर वाया आप कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो। प्लस कुछ जापानीज रिलेटेड मतलब जापानीज अपॉर्चुनिटी रिलेटेड वेबसाइट्स हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालती हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि रिलोकेशन मिलेगा, कि वीजा सपोर्टेड होगा कि नहीं होगा। आप उन पे भी ट्राई कर सकते हो। तो वहाँ पे भी काफी फर्क आता है और वहाँ से भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो डिफिकल्ट है ये नहीं, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आप पे कि आपने अपने लिए उसे डिफिकल्ट बना रखा है या इजी है। तो ऐसा रहेगा। और आपको अभी याद है क्या कौन कौन सी वेबसाइट या पोर्टल हम लोग यूज कर सकते हैं? एक जापान डेव करके है, एक टोक्यो डेव करके है। ये दो साइट्स तो मुझे शायद याद है। बाकी लिंक्डइन बहुत अच्छा है एक नेटवर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म है। अम, अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अगर आपको वो यूज करना आता है, तो आप उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। रीच आउट करो, नेटवर्क ग्रो करो, लोगों से मिलो, अपनी कुछ वैल्यू दिखाओ कि यस यू आर इनटू इनटू लाइक क्यूए कम्युनिटीज, या फिर आप उसके बारे में बात करते हो या आपके कुछ आइडियाज हैं। और फिर अगेन यू जस्ट गो टू द एम्प्लॉयज प्रोफाइल, उनके साथ कनेक्शन करो, थोड़ा फॉर्मल इंट्रोडक्शन करो। उनको बोलो, उनको ऐसे मत बोलो कि हे अगर आपकी कंपनी में कोई जॉब हो तो मुझे बताना। कोई नहीं इतना फ्री बैठा है कि अगर आएगी भी तो वो आपको रीच आउट करेगा। स्पेसिफिकली इफ यू नो कि आपको जॉब आईडी पता है, आप स्पेसिफिकली उसको बोलो कि यार मैं ये जॉब आईडी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, आई वुड बी हैप्पी इफ यू कैन रेफर। और फिर वैसे वैसे अगर आप ये कर सकते हो तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट। प्रतीक, आपने लोकल लैंग्वेज के बारे में बात की, तो हमको फिर लोकल लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है अगर उधर जाना है तो? um, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं सीखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर अगेन वो बहुत थोड़ा स्टूपिड लगेगा, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे इंग्लिश है, बट ऑब्वियसली उनकी फर्स्ट लैंग्वेज जापानीज है, और जिसमें वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है काम करने में, बात करने में। तो ऑब्वियसली अगर आप एक ऐसे लेवल पे जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट फेसिंग, या फॉर एग्जांपल आप बहुत थोड़े लीडरशिप रोल पे नहीं हो या मैनेजर लेवल के रोल पे नहीं हो, जहाँ पे आपको वो काम एग्जीक्यूट करना है जो आपको असाइन किया जाता है, आप फिर भी थोड़ा बहुत काम चला सकते हो। इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑफिशियल मैं काम करने में बोल रहा हूँ। बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप थोड़ा
उस फेज में आते हो जहाँ पे आपको कोलैबोरेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको स्टेक होल्डर्स को लेकर आना है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करनी है, आपको प्रोडक्ट मैनेजर से बात करनी है, आपको मार्केटिंग टीम से बात करनी है, आपको बिजनेस से बात करना है, तो वो यूजली वहाँ जापानीज होंगे, या इनकेस आपको डिजाइन टीम से बात करनी है तो वहाँ पे थोड़े वो जापानीज होंगे। तो क्या है कि ऑब्वियसली दे स्पीक इंग्लिश, वो बोल लेते हैं। बट अगेन फिर आप इस तरीके से सोचो कि यार उनकी वो नेटिव नहीं है, उन्होंने एक लैंग्वेज सीखी है, तो ऑब्वियसली आप भी सीख सकते हो। कोलैबोरेशंस या फिर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज वहाँ बेटर हो जाएंगे। तो यस, अगर आपको इन फ्यूचर वहाँ पे ग्रो करना है, या आपको कोलैबोरेशंस या आइडियाज बहुत अच्छे से अपने प्रेजेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज नेसेसरी। वो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। फिर अगर आप ऑफिस से बाहर भी चले जाओ, इन डे टू डे लाइफ में भी आपको जापानीज थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि अब सुपरमार्केट में अगर आप जाओगे या कहीं कन्वीनियंस स्टोर पे जाओगे तो प्रोबेबली वहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा आप उनसे कैसे डे टू डे में कॉन्वर्सेशन कर पाओगे। तो यस, लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। इज इट इम्पोर्टेंट? यस, इट इज इम्पोर्टेंट। बट फिर मैं यहाँ पे ना थोड़ा एक्चुअली इस पॉइंट पे बोलूँगा कि एक सर्टिफ़िकेशन है, एक स्पीकिंग है, तो आपको देखना है कि आप स्पीकिंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हो या सिर्फ़ आपको एक सर्टिफ़िकेट लेना है कि हाँ, मेरे को आती है। क्योंकि बोलना आना इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपने आइडियाज़ और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर पाते हो और वो सामने वाले तक उसी लेवल पे पहुँच रहे हैं, जिस जो आप चाहते हो उन्हें समझाना, देन इट्स तो प्रतीक, नॉर्मली अभी तो हम लोग ने लोकल लैंग्वेज के बारे में बात की, लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी आता है, स्किल्स। तो आप ये बता सकते हो क्या कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है क्यूए में, मतलब क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है क्यूए में जापान में? स्किल्स सेम क्यूए के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा जापान कुछ डिफरेंट माँगता है, इंडिया कुछ डिफरेंट माँगता है या यूरोप कुछ डिफरेंट माँगता है। अल्टीमेटली कंपनीज़ ये चाहती हैं कि आप हमारे करंट सिस्टम में, प्रोडक्ट में, प्रोसेस में अगर कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हो, तो दे आर वेरी फाइन। और वैल्यू ऐड करने के लिए आप कैसे कर पाओगे? जब आपको स्किल्स आती हो। तो ऑब्वियसली मैं इतना तो एक्सपेक्ट आपसे करूँगा कि आप टेस्ट केस लिख पाओ, टेस्ट केस एग्ज़ीक्यूट कर पाओ, एक अच्छी रिपोर्टिंग कर पाओ। अब ये टेस्ट केस लिखना, रिपोर्ट करना, ये अपने-अपने स्टाइल्स में लोग कर सकते हैं। किसी का अपना स्ट्रक्चर होता है, किसी का अपना तरीका होता है करने का, किसी का अपना तरीका होता है। बट अल्टीमेटली एट द एंड एज़ अ मैनेजर, एज़ अ लीड, एज़ अ ओनर ऑफ द कंपनी, इफ आई थिंक दैट व्हाट यू आर डूइंग इज़ एडिंग वैल्यू, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। अम, तो ये तो फर्स्ट एक फ़ॉरमोस्ट एक बॉटम लाइन है कि ये तो आपको करना ही है। सेकेंडली आप देखो तो यूजुअली स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत ओपन होती हैं किसी भी चीज़ के लिए कि अ, अगर आपको कोई नया प्रोसेस ऐड करना है, कोई सी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करने हैं, फॉर दैट मैटर अगर नए ऑटोमेशन टूल भी इम्प्रूव करना चाहते हो या इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको एक स्कोप होता है कि आप उसको कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि कैसे काम चलेगा। बट अगेन फिर वो बहुत वेग नहीं होना चाहिए कि आपने ट्राई किया और फिर उसका कोई एंड ही नहीं है। सो वो एक कैलकुलेटिव रिस्क जो हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप बता पा रहे हो कि यार ए और बी में बी बेटर है फॉर दीज रीजंस, अगर आप इतना भी कर पा रहे हो तो ये भी एक वैल्यू ऐड कर रहा है कंपनी के लिए, आपके मैनेजर्स के लिए। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ऑब्वियसली वैसा कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर पता होने चाहिए कि कल को अगर मेरा मैनेजर बोले कि यार इस पे रिग्रेशन करना है या इस पे सैनिटी परफॉर्म करनी है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सैनिटी और रिग्रेशन क्या है, दोनों किस सिनेरियो में किए जाते हैं, इश्यू क्या है, इश्यू रेज़ कैसे करना है, भाई प्रायोरिटी, सीवियरिटी कैसे सेट करी जाएगी। ये कुछ बहुत छोटी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। तो ऐसा मैं बोलूँगा बहुत मेजरली स्किल में डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी माँग ले रहे हैं, कि ये आना चाहिए। करेक्ट। और जब भी हम लोग टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो एक आता है मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो आपको क्या लगता है, ऑटोमेशन सीखना ज़रूरी है या फिर मैनुअल टेस्टिंग से भी काम चल जाता है? अ, सिद्धार्थ, टू बी ऑनेस्ट मैं मतलब इस डिबेट से थोड़ा आउट हूँ, ऑटोमेशन वर्सेस मैनुअल के। मेरे लिए टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है और मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर आप ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा बहुत प्रो हो, वो भी आप तभी कर पाओगे जब आपको मैनुअल टेस्टिंग आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक टेस्ट केस ही लिखना नहीं जानते हो, तो आई डोंट नो हाउ विल यू ऑटोमेट इट, राइट? क्योंकि ऑटोमेशन में भी क्या आप उन्हीं मैनुअल स्टेप्स को ही तो ऑटोमेट कर रहे हो।
तो ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन मेरे हिसाब से जस्ट अ टूल जो आपकी हेल्प कर रहा है कुछ रिपीटेटिव टेस्ट केसेस को टाइमली रन करने के लिए। मे बी वो 1 दिन में काफ़ी बार हो सकते हैं या 1 वीक में काफ़ी बार हो सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा टाइम रिड्यूस हो जाए। आप ज़्यादा टेस्ट केसेस एग्ज़ीक्यूट कर पाओ, आपको ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट्स मिलें, बट कंपैरेटिवली सिर्फ मैनुअल मैनुअल से आपका काम चल जाएगा या सिर्फ ऑटो ऑटोमेशन से काम चल जाएगा? तो इसमें ऐसा है कि आपको 50-50 दोनों को आना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपको अगर टेस्ट केसेस लिखना आता है, तब तो ऑटोमेशन आपके लिए ईज़ी है। बट आपको टेस्ट केस लिखना नहीं आता हो, आप ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा प्रो हो रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बना सकते हो, बहुत अच्छी अ, उसको तरीके से लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा आपका उसमें लाइब्रेरीज़ इधर-उधर की आप यूज़ कर सकते हो और आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो सकती है। बट फिर अगेन कि क्या वो इफ़ेक्टिव हैं? क्या वो टेस्ट केसेस जो आपको कोई दे रहा है, वो मतलब आर दे इवन लाइक एडिंग वैल्यू? वैसा अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा इश्यू हो जाएगा। इन माय ओपिनियन, दिस इज़ सोलली माय ओपिनियन कि दोनों आपको आना चाहिए। और मैं तो अब एक लेवल और भी आगे जाता हूँ, जैसे क्यूए, आपको सीआई/सीडी के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपने टेस्ट केस लिख लिए, आपने टेस्ट केस ऑटोमेट कर लिए, बट आगे क्या? आप उस ऑटोमेशन को कहीं रन तो कर रहे हो, फिर वो आप कैसे रन कर रहे हो, कैसे उसे इंटीग्रेट कर रहे हो पाइपलाइन में, फिर वो इफेक्टिवली कैसे रिपोर्ट जनरेट हो रही है, और वो रिपोर्ट जो आप अपने स्टेक होल्डर्स को दे रहे हो, उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि भई ये कैसे वैल्यू ऐड कर रही है, कैसे वैल्यू नहीं ऐड, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नहीं ज़रूरत है। तो ये आपको आज के टाइम पे इन मॉडर्न क्यूए टर्म्स इतना बेसिक्स तो आपको हर किसी का आना चाहिए कि आप एक टेस्ट केस लिख पाओ, आप एक टेस्ट केस को ऑटोमेट कर पाओ और वो उस ऑटोमेटेड टेस्ट को आप एक पाइपलाइन में इंटीग्रेट कर पाओ। मेरा ऐसा कुछ मानना है। पर मतलब नॉर्मली आपने बोला कि जापान में मोस्टली टेस्टिंग पे फोकस करता है, ऐसा नहीं कि मैनुअल या फिर ऑटोमेशन। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है क्या कि जापान में मोस्टली कोई एक पर्टिकुलर ऑटोमेशन टूल यूज़ होता है, तो हम लोग वो सीख सकते हैं अगर मुझे जापान में जाना है तो? अम, ऐसा तो नहीं है सिद्धार्थ कि हाँ, ये ऑटोमेशन टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट अगेन ऐसा थोड़ा मेरा मानना है कि मैंने देखा है कि जापान में स्पेशली जावा और सेलेनियम का यूज़ेज़ थोड़ा कम है। वहाँ पे आजकल जो नए टूल्स ज़्यादा, जैसे प्लेराइट है या फिर जेस्ट है फॉर दैट मैटर टेस्टिंग का फ्रेमवर्क, उन पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस है अगर आप एंड टू एंड वेब की बात कर रहे हो। अगेन जैसे आईओएस में अगर आप बात कर रहे हो तो एक्सयूआईटी स्विफ्ट के साथ प्रेफर्ड होता है। पाइटेस्ट यूज़ होता है पाइथन लैंग्वेज के साथ एपीआई या फिर बैकएंड के लिए। फॉर दैट मैटर आप उसको प्लेराइट से भी कुछ कंपनीज़ करती हैं, कुछ साइप्रस भी यूज़ करते हैं। तो अगेन इट रियली डिपेंड्स कि कैसे-कैसे कौन-सी कंपनी किस तरीके से कैसे उसे यूसेज ले रही है। अम, मेरा सजेशंस इसमें ये होता है कि आप अपने फ्रेमवर्क के बेसिक्स को क्लियर रखो। टूल सीखना इज़ ईज़ी, जैसे-जैसे आप काम करते रहोगे आपको पता हो जाएगा। बट अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है कि यार आप करना क्या चाह रहे हो, या एक फ्रेमवर्क एक सेटअप कैसे होता है, या जिस फ्रेमवर्क पे आप काम कर रहे हो, वो क्यों काम कर रहे हो? आपने ये क्वेश्चन कभी अपने आप से पूछा ही नहीं कि अगर मैं जावा सेलेनियम पे काम कर रहा हूँ, तो मैं क्यों इस पे ही काम कर रहा हूँ? मैं कोई दूसरे टूल पे काम क्यों नहीं कर रहा हूँ? तो अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट्स में क्लियर होगे, आप इस तरीके से इस डायरेक्शन में ऐसे सोचोगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए टूल सीखना प्रोबेबली इतना बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। बट हाँ, ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स तो आपको आने चाहिए, क्योंकि अगेन चेंज क्या होता है, यूजुअली सिंटैक्स चेंज होते हैं, ठीक है ना? जैसे छोटा-सा अगर हम एग्ज़ाम्पल अगर देखें, तो जावा सेलेनियम में आप मेवन पे डिपेंडेंसीज़ करते हो। डिपेंडेंसीज़ चेंज हुई, फिर आप मेवन में जाके चेंज करोगे। साइप्रस में क्या है कि आपकी एक कॉन्फ़िग फ़ाइल है, आप उसमें जाके बस वर्ज़न चेंज कर दो, पूरे प्रोजेक्ट में अपने आप चेंज हो जाएँगी। बट अगर आपको ये ही नहीं पता है कि डिपेंडेंसीज़ होती कहाँ हैं, कहाँ रखी जाती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, तो फिर अगर आपने ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे, अपने आप को कभी ऐसे नहीं ट्राई किया है, तो अगेन फिर वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। करेक्ट, मतलब अगर हमको एक लैंग्वेज आती है तो दूसरे लैंग्वेज में मूव होना ईज़ी हो जाता है क्योंकि सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, बाकी तो कांसेप्ट सब हाँ, सेम ही रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेजर आर्किटेक्चर तो सेम ही रहेगा। ऑब्वियसली कि आपको एक लॉगिन पेज का एग्ज़ाम्पल है, तो पेज खोलना है, यूज़र आईडी भरनी है, पासवर्ड भरना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। अब ये कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे हर उसमें, राइट?
बट उसको लिखने का बस तरीका ही चेंज हो जाएगा। तो अगर आप एक चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो मेरे ख्याल में दूसरे पे स्विच करना इतना टफ नहीं होता। प्रतीक, नॉर्मली हमको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है अगर हम लोग को इंटरव्यूज क्रैक करना है जापान के लिए तो? जापान के लिए अगर आपको इंटरव्यूज क्रैक करना है सिद्धार्थ, तो अगेन सबसे पहले तो आप उस कंपनी, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप उस कंपनी के बारे में इन एंड आउट जानो कि वो कैसे काम करती है, किस प्रोडक्ट या सर्विस पे काम कर रही है, उनका कस्टमर बेस क्या है। अ, अब तक अगर जैसे यूजुअली जापानीज कंपनीज की अगर आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे न्यूज़ लेटर्स होते हैं, ब्लॉग होते हैं, उनके बारे में आप उनको थोड़ा पढ़ो, रिसर्च कर लो कंपनी के बारे में। फिर इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस, वो वेरी करते हैं कैसे होते हैं, पर ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि फॉर अ सीनियर क्यूए 5 टू 6 टू 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 4 से 5 राउंड तो आपके होंगे, एटलीस्ट 4 तो होंगे। जिसमें पहला प्रोबेबली शायद आपका एक शॉर्टलिस्टिंग राउंड हो, जो अब यूजुअली इंजीनियरिंग मैनेजर्स के साथ होता है। उसमें वो कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोडक्शन, क्या काम कर, अभी आप प्रेजेंट कंपनी में क्या काम कर रहे हो, क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी इन जापान फ्रॉम इंडिया। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई यू वांट टू कम टू जापान, ठीक है। अ, फिर ऐसा ही होता है कि व्हाट वैल्यू विल यू ब्रिंग टू आवर कंपनी, और छोटे-मोटे टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बेसिक डेफिनिशन वाइज़। सेकंड राउंड इन केस अगर होता है तो वो एक प्रॉपर क्यूए राउंड होगा, जिसमें आपका मैनुअल प्लस ऑटोमेशन प्लस अगर आपने सीआई/सीडी से रिलेटेड चीज़ें करी हैं, तो आप कर सकते हो। एक्सपेक्ट अ कोडिंग राउंड एज़ वेल इन सम केसेस। व्हाट आई हैव सीन इन जापान, कोडिंग राउंड फॉर अ क्यूए डज़ नॉट गो बियॉन्ड स्ट्रिंग्स एंड एरेज़, वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप स्ट्रिंग्स या एरेज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। डीएसए या फिर बहुत एल्गोरिदम्स पे वैसे बहुत कम कंपनीज ही जाती हैं। नॉर्मली अगर आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस और एरेज या फिर इन केस आप पाइथन पे हो तो लिस्ट और डिक्शनरीज कर पा रहे हो तो परफेक्ट है। थर्ड राउंड आपका अगेन फिर एक क्यूए रिलेटेड राउंड होता है। यहाँ पे मैं स्लैश एक इंजीनियरिंग मैनेजर राउंड भी बोल सकता हूँ, जिसमें अगेन वो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए। एक ऑनलाइन सेशन भी हो सकता है, जिसमें वो आपसे टेस्ट केसेस लिखवा सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं कि एक एक्सप्लोरेटरी सेशन करते हैं। एक व्हाइट बोर्ड राउंड भी हो सकता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि अच्छा आप इसको कैसे-कैसे करोगे। आप थोड़े सीनियर पोजीशन के लिए जा रहे हो तो एक पीआर कोलैबोरेटिव राउंड भी हो सकता है, जहाँ पे एक सैंपल पीआर है, दे वांट यू टू रिव्यू इट, आप उसको कैसे रिव्यू करोगे, क्या कैसे आप कमेंट्स हैं, कैसे आप किस चीज को लेते हो, अगर आप एक लीडरशिप रोल के लिए जा रहे हो। और फाइनली आपका कल्चरल राउंड होता है, जो कि यूजली आपका कोई वीपी या सीईओ या फिर कोई बड़ा बंदा ही लेगा कंपनी में, जो कि वो देखना चाहेगा कि आप कल्चर के साथ अलाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इतना तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिफिकल्टी अगेन इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी कि कैसे होती है, क्या होती है। बट हाँ, अगेन मैं वही रिइटरेट करूँगा, अगर आप इस प्रोसेस को फ़ॉलो करते हो, इस तरीके से चलते हो, तो आई डोंट थिंक सो इंटरव्यू प्रोसेस इतना इतना मतलब हार्ड होना चाहिए, इतना टफ होना चाहिए। क्योंकि मैं एक्चुअली इंटरव्यूज़ भी लेता हूँ, अपनी इस प्रेज़ेंट कंपनी में भी, पिछली कंपनी में मैंने मैंने लिए थे, और गाइडलाइंस यूजुअली यही होती हैं कि आप बस ये समझना चाहते हो कि बंदा कैसे काम करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, और वो कैसे हमारी कंपनी को हेल्प कर पाएगा। आप एक ऐसा बंदा नहीं ऐड करना चाहते हो कंपनी में जो कि आपकी करंट प्रॉब्लम्स में एक और प्रॉब्लम ऐड कर दे, राइट? क्योंकि मनी स्पेंड होती है, रिसोर्स स्पेंड होती है, टाइम स्पेंड होते हैं, इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो भी अपने टाइम एक मतलब वर्क से टाइम निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि जस्ट लुक कि हाउ दे कैन ऐड वैल्यू, एंड इफ दे आर जस्टिफाइंग इट ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस तो इट्स परफेक्टली फाइन। तो ऐसा रहता है सिद्धार्थ कुछ। करेक्ट। तो नॉर्मली इंडिया में कैसे होता है, अगर एक स्किल के लिए ज़रूरत है तो वही स्किल पे पूरा जज करते हैं, ओवरऑल नहीं देखते कि उसको हाँ, कितना आता है इंटरव्यू में। हाँ। नहीं, जापान का जहाँ तक मैंने इंटरव्यूज़ जो किए हैं या मैंने और जो इंटरव्यूज़ जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, उसमें हम क्या चाहते हैं उस पे तो बात होगी ऑब्वियसली व्हाट वी वांट, बट हम ये भी चाहते हैं कि व्हाट यू कैन ब्रिंग, राइट? ऐसा नहीं है कि अगर हम ए स्किल्स चाहते हैं और आपको ए स्किल्स आती हैं
तो ऑब्वियसली वी विल लाइक प्रोसीड विद यू बिकॉज़ हम वो चीज़ चाहते थे और वो चीज़ आप मेरे को दे रहे हो। बट ऐसा नहीं है अगर आपको ए प्लस बी स्किल भी आती है और आपकी बी स्किल्स ए स्किल से प्रोबेबली थोड़ी ज़्यादा है, बट आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो कि यार मैंने इस प्रोसेस को अपने एक्सपीरियंस में बहुत यूज़ किया है और हमेशा मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं, तो व्हाई नॉट? वी वोंट रिजेक्ट यू इन दैट केस कि नहीं यार ये तो थोड़ा स्किल मिसमैच हो गया। हाँ, अब इस केस में ऐसा भी नहीं है कि यार कि मैं कुछ चाह रहा हूँ और आप बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट ले आ रहे हो, तो फिर उस पॉइंट पे तो ऑब्वियसली आप अ, डिस्क्वालीफाई हो ही जाओगे। बट मोस्टली वो केसेज़ ऐसे होते हैं जिसमें आप शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो पाते हो फॉर नेक्स्ट राउंड, क्योंकि वो पहले में ही क्लियर हो जाता है कि यार ये आगे नहीं हो पाएगा। तो हाँ, ये चीज़ रहती है, ऐसे रहता है, बट कि किसी पर्टिकुलर स्किल के बेस पे आप रिजेक्ट हो गए हो, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, वो जापानीज़ माइंडसेट थोड़ा हम्म। एम्पैथेटिक टुवर्ड्स वन अनदर होता है। तो उनका ऐसा मानना होता है कि अगर आप मैंने जैसे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो मेरे कॉन्शियस में एक ये चीज़ है कि ऑब्वियसली आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में एक टाइम निकाला है, ठीक है? आप उसके लिए आए हो और आपने उसके लिए प्रिपरेशन भी की है। अब ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो चीज़ मैच नहीं हो पाई तो बात अलग है। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 10-15 मिनट में ही आपको बोल दूँगा कि यार इट्स ओके अगर बिल्कुल ही नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है। अगर 45 से 1 आवर का इंटरव्यू शेड्यूल है, तो एट लीस्ट मैं आपसे 50 मिनट बात पूरी करूँगा। कोशिश करूँगा आपसे समझने की कि आप क्या करते हो, व्हाई यू आर लुकिंग। ऐसा नहीं है कि जैसे 30 मिनट्स में मैंने बोल दिया कि यार मेरे पे अब कुछ क्वेश्चन्स नहीं है, तो आई विल टेल यू, ऐसा नहीं होता। So they really, like, they really know the importance of your time as प्रतीक, आपको क्या लगता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए क्या बेटर है, इंडिया या फिर जापान? well. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए तो यार ऐसा मैं कंट्री वाइज तो ज़्यादा मतलब डिफरेंस ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली वो सेम ही रहता है। बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज अ फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, इस पर मैं बात कर सकता हूँ। स्कोप बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि स्कोप बहुत लिमिट हो गया है। मेरा सजेशन तो यही होगा कि ऑटोमेशन और मैनुअल के डिबेट से आप थोड़ा ऊपर आओ, अपने ऊपर काम करो, इंटरव्यूज के लिए रेडी रहो। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जब आप बोलते हो, जैसे मेरे कुछ कोलीग्स हैं या मैं जिन लोगों से बात करता हूँ बोलते हैं कि कॉल्स नहीं आ रही हैं या ईमेल्स नहीं आ रहे हैं या फिर यार इंटरव्यू बुक ही नहीं हो पा रहा है। तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये होता है कि आप रेडी हो? कल को अगर एक कॉल आ जाएगी और मैं आपको बोलूँ कि इंटरव्यू कल आपका है, तो आप उस लेवल पे हो कि यू कैन गिव इट। आप बैठ के वहाँ पे उस इंटरव्यू को दे पाओ और बहुत अच्छे से दे पाओ। तो रेदर देन क्रिबिंग अबाउट कि यार कॉल्स नहीं आ रही हैं, आपको डेली अपने ऊपर काम करना है। और अब अगर आप उस पे काम करते रहोगे तो अगर आपका इंटरव्यू आपसे कोई बोलता है कि मैं शाम में कर दूँ, मैं कल भी कर लूँ, आप उसको आराम से बोल सकते हो, हाँ, कर लो, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होना ये चाहिए कि आप उसके लिए रेडी हो। तो आप हर दिन रेडी रहो, हर दिन अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहो। क्योंकि मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 8 साल पहले, तब टेस्टिंग रिलेटेड वीडियोज़, कोर्स कुछ नहीं होते थे। कुछ कोचिंग सेंटर्स होते थे जो आपको सर्टिफ़िकेशंस प्रोवाइड कराते थे, जहाँ आप जाते थे, वहाँ पे वो आपको सिखाते थे कि भई ये लैंग्वेजेज़ हैं, ये डेफ़िनिशंस हैं, सेलेनियम का एक प्रोजेक्ट ऐसे करके बनता है और फिर आप एक कंपनी में बैठोगे, वो आपसे इंटरव्यूज़ कराएँगे, आप हो गया, आप सेलेक्ट हुए तो ठीक है, नहीं सेलेक्ट हुए तो क्या अल्टीमेटली आपको एक क्यूए का सर्टिफ़िकेट तो मिल ही गया है कि हाँ, आपको टेस्टिंग आती है। बट इज़ इट अ राइट वे टू डू इट कि एक सर्टिफ़िकेट आपको जस्टिफ़ाई कर पाए कि आपको टेस्टिंग आती है कि नहीं है? मेरा ऐसा मानना नहीं है। अब आज के पॉइंट पे तो देयर इज़ लाइक एम्पल ऑफ रिसोर्स। इतने लोग बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे इतना नया कॉन्टेक्स्ट आ गए हैं, नए वीडियोज़ हैं, नई चीज़ें आ गई हैं, नए-नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग बात कर रहे हैं, आप उनको फ़ॉलो करो, उनको देखो, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, पूरे-पूरे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं अब तो। तो आपको रिसोर्स के लिए भी नहीं जाना है। एक कॉशन पॉइंट यहाँ पे, इंटरनेट पे आज के टाइम पे बहुत गार्बेज रिसोर्स भी है और बहुत अच्छा रिसोर्स भी है। तो एज़ अ टेस्टर ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओ कि क्या गार्बेज है और क्या गार्बेज नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये बोलूँगा आज के टाइम पे तो यार बहुत चीज़ें हैं, बहुत बहुत ईज़ हो गई है। तो आपको पढ़ना, काम करना, आपको तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो टेस्टिंग में बहुत अच्छा स्कोप है। अपने बेसिक्स को क्लियर करो, ऑटोमेशन पे हैंड्स ऑन करो। ऑटोमेशन से एक लेवल थोड़ा ऊपर जाके देखो कि डेवऑप्स कैसे काम करता है, सीआई/सीडी, इंटीग्रेशन, पाइपलाइन कैसे बनती हैं, जॉब्स कैसे बनाई जाती हैं,
उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, थोड़ा उस ज़ोन पे भी जा सकते हो, तो आपके लिए स्कोप थोड़ा वाइडन हो जाएगा और उसकी डिमांड भी है मार्केट में। अगर आप एक कंपनी में जाकर उनके टेस्टिंग प्रोसेस को एस्टेब्लिश कर सकते हो, फिर उसपे एक फ्रेमवर्क बना सकते हो, फिर उसको पाइपलाइन में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो और फिर एज़ अ रिलीज़ मैनेजर की आप ओनरशिप ले सकते हो। आप समझ रहे हो कितना स्कोप हो गया? आप एक टेस्टर थे, अब आप एक रिलीज़ मैनेजमेंट के ओनर हो कि ये रिलीज़ आपके साइन ऑफ पे जा रही है, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। तो कितनी स्किल्स आप सीख के कहाँ-कहाँ यूटिलाइज़ करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो बहुत स्कोप है। वो इंडिया में भी, जापान में भी, बट अगेन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यू आर केपेबल ऑफ इट। करेक्ट, स्कोप बहुत है लेकिन आपको उस पे काम करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये तो है यार। हाँ, हाँ, बोलो सुधांशु। हाँ, नहीं आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी कंटिन्यू करो। नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि अल्टीमेटली लोग, जैसे मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार जॉब्स की कमी है, कॉल्स नहीं आ रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बट अगेन मेरा तो क्वेश्चन सिंपल लोगों से बहुत डायरेक्टली यही होता है कि आर यू रेडी? क्योंकि ऑब्वियसली जॉब की कमी है। तो 100 एप्लीकेशंस में अगर आप पे 3 कॉल भी आती हैं, तो आप क्या 3 कॉल में इतने कॉन्फिडेंट हो कि किसी एक को क्लियर कर पाओ? उसके लिए भी तो आपको रेडी रहना पड़ेगा ना, और वो आप रेडी कैसे रह सकते हो? आपको उसके लिए डेली प्रिपेयर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है, कैसे आपको देखना है, कैसे आपको रोड मैप बनाना है, कैसे प्लान करना है, इट्स अप टू यू। आप अपने लिए ही चीज़ों को ईज़ी करोगे, आप अपने लिए ही चीज़ों को डिफिकल्ट करोगे। तो प्रतीक, नॉर्मली अभी हम लोग ले-ऑफ्स के बारे में बहुत न्यूज़ सुन रहे हैं इंडिया में। तो जापान हुँ। में भी ले-ऑफ हो रहे हैं क्या? आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में? एक्चुअली जापानीज़ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी आपको फायर नहीं कर सकती। सो आप ऐसे डायरेक्टली ले ऑफ नहीं होते हो। बट क्या बिज़नेस इम्पैक्ट हुआ है? येस। पोज़ीशंस इम्पैक्ट हुई हैं? येस। कैसे? प्रोबेबली इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट्स, प्रोबेबली इन टर्म्स ऑफ दूसरे तरीके से जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, शायद उतना एक्सपेक्टेशंस नहीं हो पाया। बट जॉब्स यूजुअली वहाँ सिक्योर्ड रहती हैं। ऐसा रहता है, तो आपको डायरेक्ट ऐसा ले ऑफ का नहीं होता है। एटलीस्ट इन जापान ऐसा नहीं है। बट या इंडिया में या फिर यूएस में आजकल ज़्यादा हो रहा है ले ऑफ्स के लिए। तो अगेन उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। बट अगेन क्वेश्चन यही है कि इफ यू आर गुड इनफ, प्रोबेबली आप लेड ऑफ नहीं होगे। बट अगर आप हो रहे हो या पीआईपी में भी जा रहे हो, तो द क्वेश्चन इज़ ऑन यू कि आप उतने कैपेबल थे, उतने अच्छे से आप परफ़ॉर्म कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ये अगर आपको किसी ऐसे तरीके से भी निकाल दिया है, कुछ ऐसे रीज़न से निकाल लिया जो आपको एब्सर्ड लगता है, तो ऑब्वियसली आपका राइट है, आप कंपनी में बात करो, अपने मैनेजर से बात करो। एटलीस्ट एक फीडबैक तो लो कि व्हाई मी? उससे क्या होता है कि आप उस पे आगे तो काम कर सकते हो। बट अगेन अब मुझे नहीं पता कि कंपनीज़ कैसे हैंडल करती हैं, कैसे उस चीज़ को देखती हैं। बट जितना मेरा मानना है कि हाँ, जापान में तो थोड़ा ऐसा नहीं है, बट हाँ, इम्पैक्ट हुआ है, ज़रूर इम्पैक्ट हुआ है। बट या अगेन इफ यू आर अप टू द स्किल्स, तो प्रोबेबली आपके चांसेस कम है इम्पैक्ट होने के। प्रतीक, नॉर्मली आजकल हम लोग एआई के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है एआई हमारा जॉब्स ले लेगा? नहीं, नहीं, एआई जॉब्स नहीं लेगा। अभी तो बहुत टाइम है एआई, और मेरे मुझे तो ऐसा लगता है एआई कभी जॉब्स ले ही नहीं पाएगा। एआई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगा, आपके एफिशिएंसी बढ़ाने में या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। बट बिल्कुल ओवरटेक कर लेगा? प्रोबेबली नॉट। इट्स वे टू अर्ली। इस आप इस पॉइंट के, इस हाइप के, इस डर में तो आओ ही मत कि एआई आ गया है तो चीज़ें खत्म हो जाएँगी। ऐसा नहीं है। एआई को भी तो हम ही बना रहे हैं। जितना आप ट्रेन होगे उतना ही आप इंजन को ट्रेन कर पाओगे, उतना ही वो आउटपुट दे पाएगा। अगर आप अपनी लर्निंग रोक दोगे तो उसकी लर्निंग भी रुक जाएगी। तो जॉब्स तो नहीं खत्म होंगे, ऑब्वियसली इस फ़ियर से आप थोड़ा ऊपर उठो और इन सब चीज़ों में मत पड़ो कि एआई आया, खत्म हो जाएगी, जॉब चली जाएँगी, ऐसा नहीं रहेगा। तो प्रतीक, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको? मैं हमेशा से एक चीज़ को, सिद्धार्थ, बहुत ज़्यादा पूरे पॉडकास्ट में मैंने ये रिइटरेट करी है, एंड में भी मैं यही बोलूँगा। अ, आप अपने ऊपर काम करो, अपना नॉलेज को डेली बढ़ाओ, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो,
ये बेकार के जो डिबेट्स हैं मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन या फिर एआई विल टेक ओवर आवर जॉब्स, या फिर यार कॉल्स नहीं आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। ऑब्वियसली ये पार्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ है जो चलता रहेगा। आज एक नई प्रॉब्लम है, कल नहीं आएगी। यू हैव टू बी रेडी। आपको अपने ऊपर काम करना है और आपको खुद रेडी रहना है। अगर आप एक चांस आपको मिलता है और उस चांस में आप अपने आप को प्रूव कर पाते हो, तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग गुड। एज़ अ क्यूए में अगर आप ग्रो करना चाहते हो, तो मेरी एडवाइस होगी कि आप ज़रा अंधेरे में तीर मत मारो। मेक अ प्लान, मेक अ रोड मैप, गेट अ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करो। जब आप एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करते हो, तो आपके कुछ माइलस्टोन अचीव होते हैं, आप कुछ सीखते हो, आप उससे कुछ समझते हो और फिर अल्टीमेटली आप गोल तक पहुँच ही जाते हो। अ, प्रोजेक्ट्स बनाओ। अगर आप इवन आप ऑटोमेशन अपना ब्रश अप करना चाहते हो, तो आप एक प्रोजेक्ट्स बनाओ। प्रोजेक्ट्स बना के उन पे काम करो। उससे क्या होगा, आप रियल लाइफ प्रॉब्लम समझ पाओगे कि वीडियो देखने से समझ तो आता है कि अच्छा इसने ये किया है, बट अल्टीमेटली आपको अपनी उँगलियाँ भी कीबोर्ड पे चलानी पड़ेंगी। जब तक आप अपने सिस्टम में नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉब्लम से नहीं समझ पाओगे कि चीज़ें कैसे होंगी। उस पे काम करो। अ, थोड़ा क्यूरियस माइंड रखो। थोड़ा क्यूरियस माइंड से मेरा एग्ज़ाम्पल कहने का मतलब है, अगर आप बहुत ज़्यादा समझना चाहते हो, तो एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट है, उसका स्टेटस कोड 200 आता है। तो गेट रिक्वेस्ट काम कैसे करती है, गेट रिक्वेस्ट इम्प्लीमेंट कैसे हुई है, अगर आप थोड़ा उसमें जाओगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि अच्छा काम कैसे हो रहा है। आपका नॉलेज बढ़ता है, जब आप अपनी कंपनी में किसी मीटिंग में बहुत सारे स्टेक होल्डर के सामने बैठते हो, तो जब आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो या जब आप उनके सामने कुछ कमेंट करते हो या अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, तो वो थोड़ा वैल्यू बैक्ड लगता है, नॉलेज बैक्ड लगता है कि हाँ, आपने कुछ समझा है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको चीज़ें पता हैं। तो वो कोलैबोरेशन, वो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने ऊपर करते रहो। अगर आप ऐसा करते रहोगे, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे क्यूए एंड क्यूए रिलेटेड। करेक्ट। थैंक यू सो मच प्रतीक अपना टाइम देने के लिए पॉडकास्ट के लिए अपने बहुत सारे इंसाइट शेयर किए। होप जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा उनको हेल्प मिलेगी। या थैंक यू सिद्धार्थ फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। बहुत मज़ा आया बात करने पे। मैं तो बहुत एक्टिव हूँ ऑन लिंक्डइन पे या फिर टॉपमेट वगैरह पे भी। अगर किसी को कुछ जैसे पूछना है, तो रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू आउट, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैंने पॉडकास्ट में भी जो चीज़ें बताई हैं, यूजुअली वही मैं वहाँ पे भी बताऊँगा, ऐसा कुछ कुछ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट हाँ, अल्टीमेटली अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, तो क्रक्स यही है कि अपने पे आपको काम करना है। एज़ अ क्यूए अपने पे काम करना है, अपने आप को ग्रो करना है डे टू डे, डेली, और अल्टीमेटली जब आप अपॉर्च्युनिटी आएगी, तब आपको वो क्रैक करनी है। आपको उस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि यार अब मैं प्रिपेयर करूँ। फिर जब आप उस टाइम पे बैठोगे, तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ें छूटेंगी। थैंक यू सो मच प्रतीक वंस अगेन। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू।